स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स की बुक शुरू करने जा रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने और समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उस सब्जेक्ट के सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में अच्छी तरह जानते हो। तो बच्चे, ये जो फिजिक्स का सिलेबस है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से वेल डिफाइंड है। जिस तरह फर्स्ट ईयर के अंदर फिजिक्स की एक बुक मौजूद थी, इसी तरह सेकेंड ईयर के अंदर भी फिजिक्स की एक बुक मौजूद है। फर्स्ट ईयर के अंदर फिजिक्स के 11 चैप्टर्स थे, लेकिन सेकेंड ईयर के अंदर जो फिजिक्स की बुक है, इसमें 10 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। तो अब हम फिजिक्स के पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो जो फिजिक्स का पेपर है, इसके टोटल मार्क्स 100 हैं और इसके दो पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, ये है प्रैक्टिकल और इसके मार्क्स होते हैं 15। ये जो सेकंड पार्ट है, इसके मार्क ये है थ्योरी और इसके मार्क्स हैं 85। ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल के पोर्शन के साथ सम अप होके टोटल 30 मार्क्स का बन जाता है और इसका जो पेपर है, ये सेपरेटली कंडक्ट होगा। तो अब ये जो बुक है, इसमें से हमने सिर्फ थ्योरी के पेपर को ही डिस्कस करना है। तो ये जो थ्योरी है, इसमें से टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो 9 हैं और इस थ्योरी के फर्दर दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जिसको हम मारूजी पार्ट कहते हैं, और सेकंड जो है ये सब्जेक्टिव है, जिसको हम उर्दू मीडियम में इंशाइया पार्ट कहते हैं, इंशाइया हिस्सा कहते हैं। ये जो थ्योरी का पेपर है, ये इसी बुक में से आता है, जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से डिफाइंड है, और इस बुक के टोटल 10 चैप्टर्स हैं। अब हम इन 10 चैप्टर्स को देखते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर की बुक है, उसमें 11 चैप्टर्स थे, तो सेकंड ईयर के अंदर वहीं से आगे चैप्टर्स के जो नंबर हैं, नंबरिंग है, वो शुरू हो रही है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर, यह है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी, then chapter number 14 electromagnetism, then chapter number 15 electromagnetic induction, chapter number 16 alternating current, chapter number 17 physics of solid, chapter number 18 electronics, chapter number 19 dawn of modern physics, chapter number 20 atomic spectra, and the chapter number 21 is nuclear physics. तो अब बच्चे, हमें सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करनी है। ये इन 11 चैप्टर्स में से इन 10 चैप्टर्स में से पेपर कैसे बनता है, हमने इस चीज को समझना है। स्टूडेंट्स, ये जो पेपर पैटर्न है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में से आता है और ये है एमसीक्यूज, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो पेपर में आपका होगा, ये एमसीक्यूज हैं और यहाँ पर 17 एमसीक्यूज आते हैं और 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपने ये एमसीक्यूज वाला पोर्शन अटेम्प्ट करना होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे। तो आप देखें फिर यहाँ पर कि चैप्टर नंबर 13, 17 और 19, इनमें से हर एक चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आएगा, और क्योंकि 3 एमसीक्यूज टोटल इसमें से आएंगे, तो 3 ही मार्क्स हैं। जो अब हमारे पास रिमेनिंग 7 चैप्टर्स हैं, 12, 14, 15, 16, 18, 20 एंड 21, इनमें से हर एक चैप्टर में से दो दो एमसीक्यूज आएंगे और टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज बन जाते हैं 14। तो फिर 14 मार्क्स हैं। तो आप देख रहे हो कि अगर हम इन मार्क्स को ऐड करें, तो दीज आर टोटल 17 मार्क्स। अब हम नेक्स्ट अब सब्जेक्टिव पार्ट की बात करते हैं। तो उसके अंदर 8 क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्योंकि ऑब्जेक्टिव पार्ट में से था, तो अब सब्जेक्टिव पार्ट में 8 क्वेश्चन हैं। लेकिन उन 8 क्वेश्चन में से जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड करते हैं। तो अब हम इन शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि ये किस तरह से डिवाइडेड हैं और कहां से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो बच्चे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 में से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और हर चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इन टोटल यहां पर 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे।
लेकिन आपने इन 12 में से सिर्फ 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और इन 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से 9 तो मोस्टली एक्सरसाइजेज में से होते हैं, और 3 जो है ये थ्योरी में से होंगे। ये जो थ्योरी में से शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये मोस्टली इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, या आप यूं कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज बेस्ड होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में से जो चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं ये है 13, 16, 17 एंड 18, और हर चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इन टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपने अटेम्प्ट इसमें से भी 8 ही शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं 19, 20 एंड 21। इन 3 चैप्टर्स में से हर चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। सो इन टोटल यहाँ पर 9 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इंक्लूडेड होंगे, और आपने इन 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इन टोटल 33 शॉर्ट क्वेश्चन बने, जिनमें से आपने अटेम्प्ट करने हैं 22। अब अगर आप मार्क्स की बात करें तो हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, 2 मार्क्स होते हैं। सो इन टोटल हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स हैं 44। तो फिर अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर बेस करते हैं, और जो हर लॉन्ग क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर डेफिनेशन, और साथ में एक प्रूफ होता है जिसके 5 मार्क्स होते हैं, और जो दूसरा पार्ट है इसके अंदर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इंक्लूडेड होता है जिसके 3 मार्क्स होते हैं। तो इन टोटल यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन 5 आ रहे हैं, जिसमें से आपने अटेम्प्ट 3 करने हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो यहाँ पर वो ये है कि हर लॉन्ग क्वेश्चन 2 चैप्टर्स में से मिला के आता है, यानी यहाँ पर पेयरिंग मौजूद है। तो चैप्टर नंबर 12 और 13, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये इन चैप्टर में से आ रहा है, ठीक है। और 12 में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो 13 में से न्यूमेरिकल आएगा। मोस्टली ऐसा ही होता है, लेकिन बाज केसेस में ये पेयर्स रिवर्स भी हो जाते हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये चैप्टर 14 और 15 में से आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये चैप्टर नंबर 16 और 18 में से। जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये चैप्टर नंबर 17 और 19 में से। जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये चैप्टर्स 20 और 21 में से आएगा। तो अब आपने ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि लॉन्ग क्वेश्चंस के 2 पार्ट हैं। जो फर्स्ट पार्ट है ये कोई डेफिनेशन प्लस प्रूफ, और जो सेकंड पार्ट है ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आपने हर चैप्टर को थारोली पढ़ना है, ताकि आप उसमें से एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आंसर कर सकें। तो अब हम प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं आज सिलेबस का, और सबसे जो पहले अब हम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 12 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं ये पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करेंगे, फिर हम जो फर्स्ट आर्टिकल है इस चैप्टर का कूलम्स लॉ इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे अगर गौर करें तो फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रो एंड द सेकंड वन इज स्टैटिक। तो इलेक्ट्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड स्टैटिक मींस रेस्ट। सो द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द action of electric force is known as electrostatics. Now we are going to define charge. Electric charge is the physical property of matter that causes it to experience a force when close to other electrically charged matter. There are two types of charges, positive charge and the negative charge. The आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये मोस्टली प्रोटॉन्स के ऊपर होते हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होते हैं। जो प्रॉपर्टीज हैं चार्जेस की अब हम ये देखते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन अ साइंटिस्ट, चार्जेस दो किस्म के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। A particle having no charge is called neutral. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. कि फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंगली जो एक जैसे चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस की मीनिंग्स ये हैं कि आइदर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। अगर ये लाइक चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द अट्रैक्शन और रिपल्शन इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो इनके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से है। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फोर्स को डिफाइन करना है। द फोर्स विच होल्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस टू मेक अप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बच्चे, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इस ही की वजह से हर किस्म के एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक साथ होते हैं, और जितनी भी चीजें यहाँ पर इस वर्ल्ड में मौजूद हैं, ये इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ही रिजल्ट में आती हैं। इवन आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स एंड आवर एग्जिस्टेंस इज द रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। Now we are going to define the point charge. A charge is said to be a point charge if its size is very small as compared to the distance from any other charge. Then we are going to define the test charge. It is a positive charge which is used to test the electric field. Basic law of electrostatics. Like charges repel and unlike charges attract each other. Now we are going to study our first article, and which is Coulomb's law. Definition: the force of attraction or the repulsion between the 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Coulomb's law की स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हों, चाहे वो लाइक हों चाहे अनलाइक चार्जेस हों, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्ट करती है, वो फोर्स उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली और उनके दरमियान जो सेपरेशन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल r, एज शोन इन द फिगर। ये है हमारे पास चार्ज Q1 और ये है हमारे पास चार्ज Q2, और इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है इनके एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक, ये है स्मॉल r। ये जो आप फर्स्ट पोर्शन देख रहे हैं फिगर का, यहां पर अनलाइक चार्जेस हैं, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। लेकिन ये जो फिगर का सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं, यहां पर लाइक चार्जेस हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं। अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो उस केस में अट्रैक्शन है, लेकिन अगर लाइक चार्जेस हैं तो यहां पर रिपल्शन की फोर्स एक्ट करती है। तो अब हम सिर्फ किसी एक फिगर को लेके उसी की बात कर लेते हैं। तो अब फर्स्ट फिगर को अगर देखें तो इसके ऊपर आप कूलम्स लॉ को अप्लाई करें। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कि इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एक्ट कर रही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। सो जो फर्स्ट चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड है Q1, जो सेकंड चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड है Q2। तो इनका प्रोडक्ट लें तो प्रोडक्ट बनेगा Q1 Q2, that is force is directly proportional to Q1 Q2। ये हमने लिख लिया इसी चीज को। फिर जो स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है उसमें उसने लिखा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। So the distance or the separation between the charges is small r, and we have to take its square, so it will be r square, and force is inversely proportional to the square of the distance between them.
So we have written the mathematical form of the statement. अब हम इन ही दोनों रिजल्ट्स को जो कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आ रहे हैं, इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर देते हैं. कंबाइनिंग द अबव इक्वेशंस वी विल गेट f is proportional to q1 q2 divided by r square. लेकिन आप सब जानते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हम इक्वेलिटी और एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं. तो यहां पर भी हम ऐसे ही करते हैं, तो लिखते हैं f इक्वल्स टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. यहां पर ये जो k आ रहा है ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लेकिन ये क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है तो हम इसे नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. तो ये जो अब कांस्टेंट k आ रहा है, अब सबसे पहले हमें इस k कांस्टेंट को फाइंड करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि ये जो k कांस्टेंट है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है. तो ये जो k कांस्टेंट है ये बेसिकली दो बातों पे डिपेंड करता है. फर्स्ट वन तो ये है कि इन चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या मौजूद है. जो सेकंड वन है कि ये जो आपने क्वांटिटीज हैं Q, R एंड F, ये किस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर मेजर की हैं. अगर हम ये सपोज कर लें कि ये जो चार्जेस हमने अज्यूम किए हैं इनके दरमियान फ्री स्पेस मौजूद है, जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, और दूसरी बात हम ये अज्यूम कर लें कि ये जो फोर्स है, ये जो चार्ज है और जो डिस्टेंस है, ये हम यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल या एसआई सिस्टम के अंदर मेजरमेंट्स ले रहे हैं इन सब की. तो फिर जो k की वैल्यू आती है वो k इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस फार्मूला से फाइंड की जा सकती है. लेकिन हम तो जो ऑलरेडी अननोन कांस्टेंट था k इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, उसको फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे. यहां पर एक और नई अननोन क्वांटिटी आ गई है, वो है एप्सिलॉन नॉट. अब पहले इसकी बात करते हैं. Epsilon naught is the permittivity of the free space having a constant value, and its value is 8.85 10 raised to power minus 12 coulomb square per Newton meter square. So when we put this value into the formula, we get k equals to 1 divided by 4 pi into 8.85 10 raised to power minus 12, which results into 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो यहां पर से हमने k की वैल्यूज अब फाइंड कर ली हैं. अब यही जो k है इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट आ रहा था जिसको हमने नाम दिया है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. तो अब हम सबसे पहले परमिटिविटी को डिफाइन करते हैं. It is defined as the ability of a medium to allow the electric force to pass through it is determined by a factor known as the permittivity. अगर हम इसको आसान अल्फाज में कहें तो किसी भी मीडियम की वो एबिलिटी जो कि ये अलाउ कर दे कि इतनी फोर्स इसमें से पास कर सके, उस एबिलिटी को कहते हैं परमिटिविटी. और परमिशन offered to the flow of electric force is known as permittivity. तो अब हम यही जो वैल्यूज है इसकी k की वैल्यूज, ये वापस जो इक्वेशन हमने पहले लिखी है उसके अंदर पुट कर देते हैं. तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है ये है f इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. दिस इज द कूलम्स लॉ फॉर द फ्री स्पेस. अब हम कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं. सो वी हैव टू स्टडी द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ. अगेन वही बात कि हम दो पॉइंट चार्जेस कंसिडर करते हैं Q1 और Q2, और दोनों चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, ये R है. तो बच्चे जो कूलम फोर्स है इसको हम कहते हैं कि इट्स द म्यूचुअल फोर्स. अब ये म्यूचुअल फोर्स की मीनिंग ये है कि Q1 चार्ज जितनी फोर्स Q2 चार्ज के ऊपर लगाएगा उतनी ही फोर्स रिएक्शन में Q2 चार्ज Q1 चार्ज के ऊपर एक्ट करेगा.
तो बच्चे देखें फिगर के अंदर कि ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। Q1 चार्ज Q2 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, यानी Q2 चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू द Q1 चार्ज। Therefore, the force acting on the charge Q2 is F21 in the direction R21 unit vector. Similarly, the charge Q2 exerts a force on the Q1. अब Q1 के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, तो F1 और किसकी वजह से? दूसरे चार्ज की वजह से। तो हम इस फोर्स को लिखते हैं F12 और ये जो डायरेक्शन है इसको हम लिख देते हैं R12। अब हम इसी ही इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं और कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म फाइंड करते हैं। तो यहां पर जो फिगर में जितनी चीजें हैं वही हम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले F21, it is the force exerted by the charge Q2 on the Q1. F12, it is the force exerted by charge Q2 on Q1. आप मैग्नीट्यूड पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा था कि कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके दो हिस्से होते हैं, फर्स्ट पार्ट उसका मैग्नीट्यूड और सेकंड पार्ट उसकी डायरेक्शन। अब फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो फर्स्ट पार्ट मैग्नीट्यूड जो कि अभी अभी हमने पढ़ा है कि F इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब हम इस ही मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन यहां पर लगा देते हैं तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। तो F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और फिगर में देखें तो F21 जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है उसको हमने लिखा हुआ है R21 यूनिट वेक्टर। तो अब हम वही R21 यूनिट वेक्टर यहां पर लाके लिख देते हैं, तो ये हमारे पास F21 की वेक्टर फॉर्म हो गई। इसी तरह से हमने F12 वेक्टर लिखना है विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और इसके साथ जो डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर आ रहा है वो है R12 यूनिट वेक्टर। लेकिन अगर आप फिगर को देखें तो फिगर के अंदर ये गौर करने से हमें ये बात पता चलती है कि R12 और R21 एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12 यूनिट वेक्टर। It means that equal in the magnitude but opposite in the direction. तो फिर अब हम कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन नंबर जो 1 है उसी को हम लिख सकते हैं फिर R21 की जगह पर माइनस R12। अब ये जो नेगेटिव साइन है हम इसको स्टार्ट पे लिख लेते हैं। तो जो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास बन गई है F21 की वो है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R12। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर भी यही बात लिखी हुई है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू इक्वेशन नंबर 2 में कि 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू R12 यूनिट वेक्टर। ये जो चीज है ये इक्वल है F12 यूनिट वेक्टर के। तो हम यहां पर से फिर वैल्यूज इधर पुट कर देते हैं। तो F21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस F12 वेक्टर। So this is the vector form of the Coulomb law in equation 1 and equation 2. एंड फाइनली जो बात हम यहां पर कह रहे थे कि अगर फोर्स Q1 Q2 के ऊपर लगाए तो वो फोर्स आ रही है इस डायरेक्शन में, और अगर Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाए तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ये ऑपोजिट हो जाती है।
तो स्टूडेंट्स ये तो थी वेक्टर फॉर्म। अब हम कूलम्स लॉ की नेक्स्ट जो फॉर्म है ये है इफेक्ट ऑफ द मीडियम ऑन द कूलम्स फोर्स। ये पढ़ते हैं कि अगर जो दो पॉइंट चार्जेस हैं उनके दरमियान फ्री स्पेस की जगह कोई और मीडियम अगर इंट्रोड्यूस करा दिया जाए तो फिर क्या होगा। If an insulating medium called dielectric is placed between the two charges, then it is experimentally observed that the force reduced as compared to the free space। कि अगर हम दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस के बजाय कोई और मीडियम प्लेस कर देते हैं तो हमें ये एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चलती है कि फोर्स की वैल्यूज कम हो जाती हैं। The factor by which the force is reduced is called the relative permittivity and is denoted by epsilon r. Thus, in the presence of the dielectric, the Coulomb force becomes F prime equals to F divided by epsilon r. So we can write 1 divided by 4 pi epsilon naught epsilon r into q1 q2 divided by r square. Now force in the medium is equals to 1 divided by epsilon r into 1 divided by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square, and we can write it as force in the medium is equals to 1 divided by epsilon r into force vacuum. Now the question is, what is the relative permittivity? So we have to define the relative permittivity first. It is the ratio between the permittivity of the medium to the permittivity of the free space. Now we can write it as epsilon r equals to epsilon divided by epsilon naught. And the value of the relative permittivity is different for the different dielectrics. The value of epsilon r is always greater than 1 for air. Epsilon r is equals to 1.0006, which is approximately equals to 1, and it has no unit and hence is a dimensionless quantity. The relative permittivity epsilon r can also be defined as it is the ratio of the force in the vacuum to the force in the medium. Ratio of the electric force in the free space to the electric force with the some medium between the charges. स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा आज का जो आर्टिकल है कूलम्स लॉ ये